हम लोग बात कर रहे थे आपका डेफिनेशन क्लास पे जजमेंट से ऊपर की जो टर्मिनोलॉजी थी उसकी डेफिनेशन या उसके अर्थ क्या है, इस पर बात हो गई थी। बात जजमेंट की होनी है। नॉर्मल कोर्स में जो सामान्य व्यक्ति हैं वो ये मान के चलते हैं कि जजमेंट का मतलब ये होता है कि जो आदेश दिया गया, यानी जो अनुतोष प्रदान किया गया, जिसकी पक्षकार मांग कर रहा था, उसे प्रदान करने वाले आदेश को ही हम निर्णय या जजमेंट कहते हैं, जबकि उसे जजमेंट बिल्कुल नहीं कहा जाता। जो कुछ निर्णय या आदेश है वो निर्णय या आदेश क्यों है, दूसरा कोई निर्णय या आदेश क्यों नहीं है, इसके पीछे की जो तार्किक व्यवस्था है उसे निर्णय कहा जाता है। क्योंकि वो ये कह रहा है कि निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। जो ग्राउंड्स ऑफ जजमेंट है, जो ये बता रहे हैं कि होल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग क्या है, न्यायालय अमुक निर्णय पर या अमुक आदेश को पारित करने के लिए विवश क्यों है, वो अमुक निर्णय ही पारित क्यों कर रहा है, अमुक निर्णय तो न कहें, अमुक आदेश या अमुक डिग्री यही क्यों पारित कर रहा है, इसके जो आधार है। कोई भी बात होती है वो निराधार नहीं होती। आप कुछ भी कह रहे हैं उसके पीछे कुछ आधार हैं, उन आधारों का निर्णय से वो अभिप्रेत है। 1978 से पहले तो जजमेंट में आदेश का लिखा जाना यह भी जरूरी नहीं था। 1978 में आदेश 20 में नियम 6A ये जोड़ा है और उसके बाद से ये व्यवस्था बनी है कि निर्णय में उस अनुतोष का उल्लेख भी कर दिया जाए लास्ट पैराग्राफ में। जो अनुतोष व्यक्ति को प्रदान किया गया, उससे पहले तो रिलीफ ये लिखी नहीं जाती थी। केवल और केवल जो आदेश या डिग्री बाद में दिया जाएगा उसके आधारों का कथन, ताकि जब अपील हो, क्योंकि अगर मामला डिसाइड हो गया तो मामला डिसाइड होते ही आप अपील करेंगे और जो अपीलेट कोर्ट के समक्ष मसला जाएगा तो उसके सामने केवल और केवल वो डिग्री, आदेश और जजमेंट यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब वो लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मीनिंग देयरबाय वो पत्रावली है जिसमें जजमेंट पारित हुआ है, जब अपीलेट कोर्ट उसे आहूत करेगा तब वो पत्रावली अपीलेट कोर्ट के समक्ष पहुंचेगी और मामले में जो कुछ साक्ष्य होगा वो उस पत्रावली में होगा, न कि जजमेंट में होगा। जजमेंट के साथ साक्ष्य अटैच्ड नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मामले में जो साक्ष्य आया उसकी प्रतियां ये जजमेंट के साथ संलग्न कर दी जाए, ऐसा थोड़ी होगा। जजमेंट में साक्ष्य का उल्लेख होगा लेकिन साक्ष्य की प्रतियां ये जजमेंट के साथ संलग्न नहीं होंगी। और जब आप जजमेंट पारित होने के उपरांत अपील करेंगे तो अपीलेट कोर्ट के समक्ष जो कुछ होगा वो डिग्री या आदेश, और वो डिग्री या आदेश जिस आधार पर पारित किया गया अर्थात निर्णय, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं होगा। और अपीलेट कोर्ट से आप ये मांग करेंगे कि जो लोअर कोर्ट का निर्णय है इसे अपील के लंबित रहने तक रोक दिया जाए,
इसके प्रभाव को लागू होने से रोक दिया जाए, क्योंकि अगर वो निर्णय लागू हो गया तो ठीक है। जब कभी अपील डिसाइड होगी और आप जीत गए तो धारा 144 है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने डिग्री की परिभाषा के साथ पढ़ी है, उसमें न्यायालय को प्रतिस्थापन ये कराने का अधिकार है। और प्रतिस्थापन का मतलब आपको बताया गया कि न्यायालय के निर्णय के कारण जब पक्षकारों की स्थिति बदल जाती है, ठीक है ना, और मामला निर्णीत होने पर, यानी न्यायालय का निर्णय बदल जाने पर पक्षकारों को उसी स्थिति में वापस लाना न्यायसंगत होता है जिस स्थिति में वो थे न्यायालय के आदेश के पूर्व। उस स्थिति में उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया को ही प्रतिस्थापन कहा जाता है, यह आपको बताया गया था। क्योंकि प्रतिस्थापन संबंधी कोई भी आदेश डिग्री की परिभाषा में आता है, यह लिखा था, उसे डीम्ड डिग्री जो मानते हैं। तो ये ठीक है कि अपीलेट कोर्ट ने अगर लोअर कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को नहीं रोका, तो भी जब अपीलेट कोर्ट मामला डिसाइड करेगा और अगर आप जीत जाएंगे तो अपीलेट कोर्ट को प्रतिस्थापन कराने का, अर्थात लोअर कोर्ट का निर्णय न होता तो पक्षकार जिस स्थिति में होते उनमें उन्हें वापस लाने का हक होगा। लेकिन फिर भी पक्षकारों के सामने एक कठिनाई की स्थिति ये तो निर्मित हो ही जाएगी। जब तक कि अपील डिसाइड होगी तब तक के लिए तो कठिनाई की स्थिति दोनों पक्षकारों के सामने रहेगी। लोअर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि अमुक मकान ये आपका नहीं है, आपने अपील की है। जब आप अपील करेंगे उस समय आप केवल जजमेंट और डिग्री यही तो मिलेगा आपको। जजमेंट या डिग्री के साथ साक्ष्य जो मामले में आया उसकी प्रतियां ये संलग्न तो होंगी नहीं। आपने अपीलेट कोर्ट के सामने अपील कर दी, अपीलेट कोर्ट व्यस्त हो गया, कोरोना आ गया, 3 साल अपीलेट कोर्ट खुला ही नहीं, सारे कोर्ट बंद हो गए। क्योंकि आपने फाइल कर दी इसलिए टाइम बार्ड हुई नहीं, ठीक है ना। अपील तो आपकी समय में आ गई, न्यायालय सुनवाई नहीं कर पा रहा क्योंकि कोरोना आ गया, और 2 ढाई 3 साल कोर्ट बंद रहा। इस बीच लोअर कोर्ट का निर्णय प्रभावी है, ठीक है ना। किसी ने, यानी जिसके पक्ष में डिग्री है, उसने आपको बेदखल कर दिया, हालांकि उसे कोई हक नहीं है जबरदस्ती बेदखल करने का, ठीक है, जबरदस्ती बेदखल करने का उसे कोई हक नहीं। अगर आप मकान नहीं खाली कर रहे थे तो भी उसे निष्पादन की कार्यवाही लानी चाहिए थी, लेकिन उसने कर दिया। और पुलिस ने भी उसका सहयोग किया, क्योंकि पुलिस ने कहा कि उसके पास डिग्री है, और कोर्ट खुल नहीं रहा, आप अपीलेट कोर्ट जा नहीं पाए। या चलिए ऐसे आ जाइए, कोर्ट खुल रहा है, आपने अपीलेट कोर्ट के समक्ष निर्णय और डिग्री इसे प्रस्तुत किया है, और आप ये चाहते हैं कि लोअर कोर्ट के निर्णय का प्रभाव रोक दिया जाए, क्योंकि अगर लोअर कोर्ट के निर्णय के प्रभाव को नहीं रोका गया तो नीचे निष्पादन की कार्यवाही संस्थित हो जाएगी और आपको संबंधित मकान से बेदखल कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर अपील आप जीतोगे तो ठीक है, संबंधित मकान फिर से आपको दिला दिया जाएगा प्रतिस्थापन के नाते। लेकिन जब तक अपील डिसाइड होगी तब तक तो आप मकान से बेदखल हो ही जाओगे, ठीक है ना, तब तक तो हो ही जाओगे। आप अपीलेट कोर्ट से प्रेयर कर रहे हो कि लोअर कोर्ट के निर्णय का प्रभाव रोक दिया जाए, नहीं तो हम बेदखल हो जाएंगे। लोअर कोर्ट का जो निर्णय है
वो केवल अपीलेट कोर्ट के पास रखा है। अगर लोअर कोर्ट के निर्णय में वे आधार, जिनके आधारों पर वो निर्णय पारित हुआ है, वे नहीं दिए गए हैं, ठीक है ना। अगर लोअर कोर्ट ने अपने निर्णय में सिर्फ इतना ही लिख दिया कि इनका मकान, मिस्टर ए का मकान है, ये अनधिकृत कब्जे में है, और मिस्टर ए को आदेश दिया जाता है कि ये मकान खाली कर दें, ठीक है ना, सिर्फ इतना ही लिख दिया, उसके आधार नहीं लिखे हैं, उसके आधार नहीं लिखे, तो अपीलेट कोर्ट ये कैसे जाने कि लोअर कोर्ट ने निर्णय पारित किया वो गलत है या सही है, ठीक है, ये तो जान ही नहीं सकता। और आप कह रहे हो कि इसे, इसके प्रभाव को रोक दो, क्योंकि हम नीचे के न्यायालय द्वारा बेदखल कर दिए जाएंगे यदि आपने इसके प्रभाव को नहीं रोका। और अपीलेट कोर्ट इसके सामने जो निर्णय रखा है उसमें सिर्फ इतना ही लिखा कि अमुक का दावा सही है, अमुक का दावा गलत है, और कुछ लिखा ही नहीं। तो अपीलेट कोर्ट जब तक लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को अपने समक्ष न मंगवा ले, तब तक वो कैसे जाने कि निर्णय के प्रभाव को रोकना भी चाहिए या निर्णय के प्रभाव को नहीं रोकना चाहिए। भाई कैसे जानेंगे आखिर, क्योंकि जजमेंट में तो कुछ लिखा नहीं। और लोअर कोर्ट का निर्णय उन्होंने सम्मन किया, तो पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा। और इस बीच लोअर कोर्ट ने अगर अपने निर्णय को लागू करा दिया तो आपका नुकसान ये तय है। यद्यपि ठीक है, यद्यपि ठीक है, प्रतिस्थापन हो जाएगा, 20 चीजें हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो आप बेदखल होंगे, फिलहाल तो आप मकान से बेदखल हो जाएंगे और आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए अगर जजमेंट में जो निर्णय है उसके आधार लिखे हों कि वो निर्णय क्यों है, तो जब आप अपीलेट कोर्ट से ये मांग करेंगे कि नीचे के निर्णय के प्रभाव को स्थगित कर दिया जाए, तो भले ही निर्णय के साथ साक्ष्य की प्रतियां न लगी हों, लेकिन फिर भी जो रीजनिंग होगी, जो कारण उन्होंने दे रखे होंगे निर्णय पारित करने के, उसे देखकर यह जाना जा सकता है कि आपकी बात मानकर अवर न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को स्थगित किया जाना चाहिए या नहीं स्थगित किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए यहां लिखा है कि निर्णय क्या है, डिग्री या आदेश के आधारों का कथन। ये आप डिग्री या आदेश के माध्यम से अनुतोष व्यक्ति को देते हैं। अनुतोष देने की प्रक्रिया क्या है, डिग्री या आदेश का व्यक्ति के पक्ष में पारित किया जाना, यह है अनुतोष देने की प्रक्रिया। लेकिन जो भी आपने अनुतोष दिया है निर्णय या डिग्री या आदेश के माध्यम से, वो क्यों दिया है, यह अगर आप नहीं बता रहे, तो फिर अगर मामला अपीलेट कोर्ट के समक्ष जाता है और अपीलेट कोर्ट बिना रिकॉर्ड को सम्मन किए न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कोई आदेश देना चाहता है, तो यह अपीलेट कोर्ट के लिए एक बेहद मुश्किल भरी स्थिति होगी, ठीक है। इसलिए यहां लिखा है कि निर्णय का मतलब क्या है, डिग्री या आदेश, इसके आधारों का कथन। और जब उसने कह दिया डिग्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है निर्णय के मतलब, निर्णय के अर्थ में, तो फिर स्थिति क्या बनी कि डिग्री या आदेश इस प्रकार दिया ही नहीं जा सकता कि अमुक का सूट आज्ञप्त किया जाता है, अमुक का सूट डिग्री किया जाता है या अमुक का सूट निरस्त किया जाता है। इस तरह से कोई निर्णय या कोई डिग्री या आदेश नहीं दिया जा सकता।
आपको सकारण आदेश देना होगा, अर्थात आपको डिग्री या आदेश आप जो कुछ दे रहे हैं उसके आधारों का कथन, इसको उल्लिखित करना ही होगा, क्योंकि इसको उल्लिखित किए बिना आपका डिग्री या आदेश उचित है अथवा अनुचित, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको परखा नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके सामने भी डिग्री या आदेश जाएगा उसके सामने सिर्फ डिग्री या आदेश होगा। ये जिसके सामने जजमेंट जाएगा उसके सामने सिर्फ जजमेंट होगा। वो जजमेंट क्यों पारित किया आपने, इसका कोई कारण वहां नहीं लिखा होगा। और अपेक्षा यह है कि जो भी निर्णय आपने दिया, जो डिग्री या आदेश आपने पारित किया, उसे देखकर यह जाना जा सके कि आपने जो कुछ किया वो ठीक किया या ठीक नहीं किया। आपने जो कुछ अनुतोष किसी को दिया उसके पीछे जो आधार है उसका उल्लेख आपको करना ही चाहिए, क्योंकि आपका आदेश सकारण होना चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए कहा जाता है कि नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रक्रिया विधियों में अपने आप शामिल रहते हैं। इसीलिए जहां प्रक्रिया विधि होती है वहां नेचुरल जस्टिस लागू करने की मांग नहीं की जाती है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस काहे से संबंधित होता है, प्रक्रिया से, क्योंकि उसके जो 3 सिद्धांत है वो 3 के तीनों प्रक्रिया से संबंधित है। एक कहता है कि अथॉरिटी मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायस इन द पर्सन हु इज एडजुडिकेटिंग, जो न्याय निर्णय कर रहा है उसे पक्षपात रहित यह होना चाहिए। और दूसरा वो ये कहता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर यह मिलना चाहिए। और उसका तीसरा सिद्धांत कहता है कि जो भी जजमेंट हो वो सकारण हो, अकारण न हो। और जब वो ये कह देता है कि निर्णय से क्या अभिप्रेत है, डिग्री या आदेश के आधारों का कथन यह अभिप्रेत है। और सिविल सूट में आपको जो अनुतोष दिया जाएगा, यानी वादी को जो अनुतोष मिलेगा वो काहे से मिलेगा, डिग्री या आदेश से। और डिग्री या आदेश आएगा कब, जब सूट डिसाइड होगा, यानी निर्णय होगा। और निर्णय में क्या अभिप्रेत है, निर्णय से क्या अभिप्रेत है, डिग्री या आदेश के आधारों का कथन। इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा कि वाई यू आर गोइंग टू पास सच ए डिग्री, और जब आपको यह बताना ही पड़ेगा तो आपका डिग्री आदेश कैसा हो गया, सकारण। इसलिए अब अलग से नेचुरल जस्टिस लागू करने की कोई बात बची नहीं। नेचुरल जस्टिस कहां आ गया, सीपीसी के प्रोविजंस में, ठीक है ना। सिविल प्रक्रिया संहिता के जो प्रोविजंस हैं, जो उपबंध हैं, उन्हीं में नेचुरल जस्टिस समाहित हो गया। अर्थात सीपीसी के उपबंध ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर बने हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इसीलिए सिविल न्यायालय, दांडिक न्यायालयों के संबंध में जो प्रक्रिया चलती है वहां नेचुरल जस्टिस का कोई स्थान नहीं है। वहां सिर्फ सीआरपीसी, वर्तमान में बीएनएसएस या आपका सीपीसी, यही चलेगी। आपने उसका पालन किया तो नेचुरल जस्टिस अपने आप फॉलो होगा। यहां उसने कहा कि निर्णय से क्या अभिप्रेत है, डिग्री आदेश के आधारों का कथन, ठीक है ना, क्योंकि अनुतोष डिग्री या आदेश के आधार पर मिलता है सिविल लिटिगेशन में। और जो भी अनुतोष दिया जा रहा है डिग्री या आदेश के माध्यम से, वो किसी को क्यों मिल रहा है, यही जजमेंट है। उसके कारणों का उल्लेख अर्थात उसके आधारों का उल्लेख। 1978 से पूर्व तो निर्णय में आपका अनुतोष, इसका उल्लेख ये भी जरूरी नहीं मानते थे, लेकिन बात को ज्यादा कर देना कभी खराब नहीं होता, बात को कम करना यह खराब होता है। हमने कहा कमरा साफ कर दो, आपने पूरा घर साफ कर दिया, इसमें कोई गलत बात नहीं है।
लेकिन हमने कहा कमरा साफ कर दो और आपने सिर्फ कमरे का एक कोना साफ किया, इसमें गड़बड़ है। तो निर्णय से डिग्री या आदेश के आधारों का कथन विपरीत है। आपने जो आधार लिखे उसमें भी उस अनुतोष का वर्णन कर दिया जो आपने मामले में प्रदान किया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपने जो अनुतोष प्रदान किया उसका वर्णन डिग्री या आदेश में किया, किंतु उसके आधार लिखने छोड़ दिए, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। और ये ज्यादा अच्छी बात है कि जहां आप डिग्री या आदेश के आधारों का कथन उल्लेखित कर रहे हैं, वहां उस अनुतोष का भी उल्लेख कर दें जो आप प्रदान करने जा रहे हैं, ताकि कोई सिर्फ उस आधार को ही पढ़े जो डिग्री या आदेश का आधार है, अर्थात जो कोई सिर्फ निर्णय पढ़े, डिग्री या आदेश न देखे, उसे भी अनुतोष की जानकारी हो जाए, ये कोई खराब बात नहीं है। लेकिन डिग्री या आदेश पारित हो और आधार न हो तो यह खराब बात होगी, क्योंकि डिग्री या आदेश जिस निर्णय के आधार पर आया है, अगर उस निर्णय में आधारों का कथन न हो, सिर्फ इतना ही लिखा हो कि इनके पक्ष में सूट निर्णित किया जाता है और डिग्री पारित की जाती है, तो जो पढ़ेगा वो ये नहीं जान सकता कि डिग्री आदेश क्यों पारित किया गया। ये और ये कहीं ना कहीं न्यायाधीश को मनमानापन देने के, ठीक है, देने में यह मनमानापन देगा, क्योंकि किसी भी जजमेंट के साथ साक्ष्य की प्रतियां ये तो लगी नहीं होंगी। इसलिए यहां लिखा गया कि निर्णय से क्या विपरीत है, डिग्री या आदेश के आधारों का कथन। और सामान्य व्यक्ति यही मान के चलता है कि निर्णय का मतलब क्या होता है, वो अनुतोष का प्रदान किया जाना जो डिग्री आदेश के माध्यम से दिया जाता है। ये नहीं है, निर्णय का मतलब है डिग्री आदेश, अर्थात अनुतोष देने के लिए जो कुछ सिविल न्यायालय द्वारा पारित किया जाता है उसके आधारों का कथन। तो निर्णय से डिग्री आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है, ये कहता है। अब कहता निर्णित निर्णय, ये डिग्री होल्डर का एकदम उलट व्यक्ति है। डिग्री होल्डर कौन था? वो व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित थी, ये जिसके पक्ष में कोई निष्पादन योग्य आदेश ये दिया गया। निर्णित निर्णय कौन है? वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई डिग्री पारित की गई है, ये जिसके खिलाफ कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, ठीक है। ऋणी, हमने पहले भी आपसे कई बार चर्चा की है कि ये बड़ा शब्द है, जबकि सामान्य बोलचाल की भाषा में आप ऋणी उसे समझ लेते हैं जिसको आपके पैसे देने हैं, ठीक है ना। यानी जो आपका देनदार है उसे आप अपने सापेक्ष ऋणी मान लेते हैं, अपने प्रति आप उसे ऋणी मान लेते हैं, जबकि ये ऋण का एक प्रकार यही है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऋण का मतलब होता है कोई भी आभार, कोई भी आभार, कोई भी आभार मीनिंग देयर बाय। जब आप किसी के प्रति किसी बाध्यता के अधीन होते हैं, किसी बाध्यता का मतलब जब आपको किसी के प्रति कुछ भी करना है, कुछ भी, उसके पैसे देने हैं, उसकी सेवा करनी है, उसे अपने मकान में प्रवेश देना है, यानी आप दायित्व के अधीन हैं किसी के प्रति। दायित्व का प्रकार कुछ भी हो सकता है, वो पैसे देने से संबंधित हो सकता है, और वो ऐसी बात को किए जाने से संबंधित हो सकता है
जिसका पैसों से कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है ना, वो ऐसी बात को किए जाने से संबंधित भी हो सकता है। और जब आप किसी के प्रति किसी दायित्व के अधीन हो तो ये कहा जाता है कि आपके ऊपर उसके प्रति एक बाध्यता का बोझ है, ठीक है ना, आप उसके प्रति बाध्यता से ग्रसित हो। और जब आप किसी के प्रति बाध्यता से ग्रसित होते हो तो यह कहा जाता है कि आप उसके प्रति आभारी हो। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आप क्या लिखते हो कि यदि हमें इतने दिन की छुट्टी दे दी गई है तो हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, ठीक है, पैसे नहीं मांग रहे हो, छुट्टी मांग रहे हो, ठीक है, हम आजीवन ऋणी रहेंगे आपके, ये शब्द प्रयोग करते हो। आप कहते हो आपने हमारा अमुक काम कर दिया है तो हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे, ठीक है, तो आजीवन ऋणी रहेंगे तो पैसे तो नहीं ले रहे हैं उनसे। इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चों जैसे बोलते हो। जैसे बच्चा बोलता एकदम ठीक है, बोलता एकदम ठीक है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि वो एकदम ठीक बोल रहा है, ये तो मालूम नहीं है, ठीक है। और जान लेने की ही सारी प्रक्रिया है। बस इतना ही है कि आप जानकर जियो, बस इतना ही तो है। जिस दिन आप जानकर जीना शुरू कर देते हैं उसी दिन आप महापुरुष हो जाते हैं, ठीक है। आपका शरीर कुछ नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहे हो आप कर रहे हो, लेकिन ये आपको मालूम नहीं है। आपको लग ये रहा है कि सब कुछ आपका शरीर कर रहा है, ठीक है। तो बात तो सिर्फ जान लेने की है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। बच्चा भी एकदम ठीक बोल रहा है। ग्रामर के नियम अगर उठाकर देख लें तो उन ग्रामर के नियमों के मुताबिक बच्चा एकदम ठीक बोल रहा है। स्त्रीलिंग से उसी ढंग से बोल रहा है जिस ढंग से बोलना चाहिए, पुल्लिंग से उसी ढंग से बोल रहा है जिस ढंग से बोलना चाहिए, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि वो एकदम ठीक बोल रहा है। ऐसे ही आप कह रहे हो हम आजीवन ऋणी रहेंगे, बोल तो एकदम ठीक रहे हो, बोलने में कहीं कोई गलती नहीं है, कोई भी आभार किसी भी ढंग का हो आपको संबंधित व्यक्ति के प्रति ऋणी बना देता है, भले ही उसका पैसों के लेन देन से ताल्लुक हो या ताल्लुक न हो। बोल एकदम ठीक रहो, लेकिन जानकारी नहीं है। आपका बोलना जानकारी से समर्थित ये बिल्कुल नहीं है, और इसलिए आपके मन में भ्रम ये बना रहता है कि शायद ऋण का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित है। और चूंकि कानून एकदम एप्रोप्रिएट, एकदम शुद्ध शब्द इसका प्रयोग करता है, इसलिए वो कहता है निर्णीत ऋणी। क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि वादी, ठीक है, इसके अगेंस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने कल भी कहा कि नॉर्मली सामान्य तौर पर यह वादी होता है जिसके पक्ष में डिग्री पारित होती है, सामान्य तौर पर, ठीक है ना। और डिग्री पारित करके क्या किया जाता है? वादी को उस अधिकार का हकदार घोषित किया जाता है, ठीक है ना, जिस अधिकार की मांग वो सिविल सूट दायर करके करता है। यही तो वो कहता है कि हम इस बात के अधिकारी हैं, इस अधिकार के अधिकारी हैं, और ये मेरे अधिकार को मान्यता नहीं देते, इसलिए वो सिविल सूट फाइल करता है, ठीक है ना। और न्यायालय अधिकृत रूप से जब सिविल सूट को डिग्री करेगा या सिविल सूट में आदेश पारित करेगा,
ठीक है, तो क्या करेगा, वादी के उस अधिकार को मान्यता देगा और प्रतिवादी को आदेशित करेगा कि वो वादी के उस अधिकार को मान्यता दे। इसी को उपचार का प्रदान किया जाना यह कहा जाता है। ठीक है ना। तो वादी को नॉर्मली सिविल सूट में डिग्री या आदेश के माध्यम से उपचार प्रदान किया जाता है, अर्थात तत्व में वादी को किसी अधिकार का हकदार यह घोषित किया जाता है। ठीक है ना। और वो अधिकार किसके प्रति है, प्रतिवादी के प्रति। ठीक है ना। तो जब वादी हकदार हो गया किसी अधिकार का, तो प्रतिवादी क्या हुआ, बाध्यता के अधीन आ गया। प्रतिवादी बाध्यता के अधीन आ गया। किस बाध्यता के, कि वो वादी के अधिकार का सम्मान करे, इस बाध्यता के अधीन आ गया। वो बाध्यता ऋण पैसों से संबंधित है या पैसों से संबंधित नहीं है, इसका कोई मतलब है ही नहीं। और जो प्रतिवादी वादी के प्रति बाध्यता के अधीन आ गया, तो प्रतिवादी को हम क्या बोले, शुरू में प्रतिवादी था लेकिन अब डिसाइड हो चुका है मामला। जब प्रारंभ था, जब डिसाइड नहीं था, तो वो वादी और प्रतिवादी थे, लेकिन अब डिसाइड हो चुका है, तो अब क्या बोलेंगे, डिग्रीदार और निर्णीत ऋणी। क्योंकि उसकी ये जो ऋणी की हैसियत आई है, ये उसने स्वीकार नहीं की है, ये निर्णीत होने की प्रक्रिया से जन्म ली है, ये निर्णय होने की प्रक्रिया से जन्म ली है। दैट इज वाई द टर्म विच इज यूज्ड फॉर दैट पर्सन, विच विल बी यूज्ड फॉर दैट पर्सन, ठीक है, वो क्या है, निर्णीत ऋणी, वो जजमेंट डेप्टर है। ठीक है ना, बात ठीक है। अब उसे हम जजमेंट डेप्टर कहेंगे, निर्णीत ऋणी कहेंगे, क्योंकि वो निर्णीत हुआ है ऋणी है, उसने स्वीकारा नहीं था। तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, जिसके खिलाफ कोई डिग्री पारित हुई है, वो क्या है, ठीक है, निर्णीत ऋणी, वो निर्णीत ऋणी। और ये हमेशा प्रतिवादी हो जरूरी नहीं है, सामान्यतः ये प्रतिवादी ही होता है, लेकिन हमेशा ये प्रतिवादी हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। हम लोग प्रत्याभूति की संविदा पढ़कर आए हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ी है, लेकिन मोटे तौर पर बताया जाए तो प्रत्याभूति की संविदा में 3 पक्षकार होते हैं। नॉर्मल संविदा से जो उसकी भिन्नता है वो इसी आधार पर है। जो सामान्य संविदा है उसमें 2 पक्षकार होते हैं, ठीक है, और जो प्रत्याभूति की संविदा है उसमें क्या, 3 पक्षकार होते हैं। इसीलिए उसे स्पेशल कॉन्टेक्ट इस सूरत में देखा जाता है। कौन कौन, लेनदार, देनदार और प्रतिभूत, जिसे गारंटर कहते हैं। रोज हम लोग दैनंदिन जीवन में प्रत्याभूति अर्थात गारंटी की संविदा का प्रयोग देखते हैं। उन्होंने कहा इन्हें पैसे दे दो, हमारी गारंटी, ये नहीं देंगे हम देंगे। वो देनदार है, वो लेनदार है, आप प्रतिभू हैं। 3 पक्षकार आ गए, और शायद सेक्शन 126 हो, 127 हो, 126 ही है शायद, उसमें वो कहता है प्रतिभू का जो दायित्व है वो किसके, लेनदार के समान विस्तीर्ण है, लेनदार के सम विस्तीर्ण है। तो अगर किसी मामले में क्या हुआ, प्रतिवादी इसके खिलाफ नहीं, यानी लेनदार के खिलाफ नहीं, श्योरिटी प्रतिभू के खिलाफ डिग्री पारित हो गई, क्योंकि उसका दायित्व तो सम विस्तीर्ण है ना। तो प्रतिभू के खिलाफ अगर डिग्री पारित हो गई तो प्रतिभू भी निर्णीत ऋणी है। ठीक है ना। इसलिए उसने कहा कि निर्णीत ऋणी प्रत्येक वो व्यक्ति है, प्रत्येक वो व्यक्ति, जरूरी नहीं है वो प्रतिवादी के तौर पर संयोजित हुआ था सिविल वाद में या नहीं। प्रभाव देखेंगे, प्रभाव क्या है, डिग्री या आदेश अगर किसी के खिलाफ जा रहा है, ठीक है, और उसका खिलाफ जाना निर्णय की प्रक्रिया इसका रिजल्ट है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ डिग्री या आदेश जा रहा है वो निर्णीत ऋणी है।
ये आपका जजमेंट डेप्टर, इसकी डेफिनेशन है। अगला जो शब्द है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, विधिक प्रतिनिधि। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, संभवतः आदेश 22 है, आदेश 22 ही है। उसमें कहेगा पक्षकारों की मृत्यु, ठीक है, उनका विवाह और उनका दिवालिया हो जाना, ये सिविल सूट पर क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है ना। पक्षकार की मृत्यु हो गई, पक्षकार का विवाह हो गया, यह पक्षकार दिवालिया न्याय निर्णीत हो गया। इसका सिविल सूट अगर उसने फाइल कर रखा है, इस पर क्या प्रभाव होगा, इसके संबंध में आदेश 22 व्यवस्था करेगा। और जब हम लोग आदेश 22 पर पहुंचेंगे तो देखेंगे कुछ सिविल सूट होंगे जो पक्षकार की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएंगे, और कुछ सिविल सूट होंगे जो पक्षकार की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। पक्षकार की मृत्यु हो गई किंतु वाद कारण बचा रहा, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो स्थिति यह बनेगी कि सिविल सूट समाप्त नहीं होगा क्योंकि वाद कारण बचा हुआ है। मेरे मकान पर आपने कब्जा कर लिया, मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन वाद कारण बचा हुआ है क्योंकि मकान के स्वामी अब मेरे उत्तराधिकारी हो गए, ठीक है ना। मकान के स्वामी मेरे उत्तराधिकारी हो गए और अब मकान उन्हें मिलना चाहिए, आपके पास अभी भी नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपने मेरी मानहानि की, ठीक है, मेरी की ना, मेरी मानहानि की और सिविल सूट चल ही रहा है और मेरी मृत्यु हो गई, तो मानहानि के लिए प्रोसिक्यूट करने का हक सिर्फ उसका होता है जिसकी मानहानि हुई। मानहानि का सूट निर्णीत हो गया, निर्णीत हो गया, और कंपनसेशन की राशि अभी वसूली नहीं जा सकी थी और मेरी मृत्यु हो गई। अब कंपनसेशन की राशि मेरी राशि है, वो मेरी संपत्ति का भाग है, ठीक है ना, उसे वसूलने का हक मेरे उत्तराधिकारियों को है, ठीक है ना, क्योंकि अब वो मेरी संपत्ति का भाग बन चुकी है, ठीक है ना। लेकिन सूट निर्णित ही नहीं हुआ और मेरी मृत्यु हो गई तो वाद कारण समाप्त माना जाएगा, ठीक है ना, और जो कार्यवाही है सूट के चलने की वो समाप्त हो जाएगी। ये फर्क भी है दांडिक मानहानि, ठीक है ना, और सिविल मानहानि में। दांडिक मानहानि मृत व्यक्ति के संबंध में भी, ठीक है, चल सकती है, यानी दांडिक कार्यवाही मृत व्यक्ति के संबंध में चल सकती है। हम लोगों ने पढ़ा है कि मृत व्यक्ति की मानहानि हो सकेगी, ठीक है ना, और उसके लिए सूट कौन ला सकेगा, उसके परिवार का या उसका कोई निकट संबंधी, ठीक है ना, ये सूट ला सकेंगे यदि, ठीक है, मृतक से संबंध के कारण उनकी, ठीक है, मानहानि हो रही, ऐसा ही कुछ वहां पर लिखा है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रह गया। लेकिन हां इतना जरूर है कि मृतक व्यक्ति के संबंध में दांडिक कार्यवाही ये चल सकती है मृतक व्यक्ति की मानहानि के संबंध में, लेकिन मृतक व्यक्ति की मानहानि के संबंध में सिविल सूट उसके निकट संबंधी लाना चाहे तो नहीं ला सकते। मानहानि के संबंध में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु तो व्यक्ति स्वयं कार्यवाही करेगा, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो यहां पर वाद कारण समाप्त माना जाएगा क्योंकि अकृत्य पर भी सीपीसी यही एप्लीकेबल होगी। जब हम लोग पहुंचेंगे आदेश धारा 19 पर, आदेश नहीं धारा 19 पर, तो हम लोग देखेंगे
16, 17, 18, 19, 20 ये सारे सेक्शन हैं जो क्षेत्रीय अधिकारिता की चर्चा करेंगे और वहां अप्रत्य संबंधी कार्यवाही उल्लिखित है। ठीक है ना। तो सीपीसी एप्लीकेबल होगी अप्रत्य विधि पर या अप्रत्य की सूरत में, और आदेश 22 सीपीसी का भाग है, इसलिए वो अप्रत्य की कार्यवाही पर लागू होगा। यानी पक्षकार की मृत्यु आवश्यक तौर पर सिविल सूट को समाप्त कर देगी, यह स्थिति नहीं है। ठीक है। जबकि दांडिक कार्यवाही आवश्यक रूप से अभियुक्त की मृत्यु की दशा में समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि कारावास अभियुक्त के बदले किसी और को नहीं मिल सकता। ठीक है ना। सजा किसी और को नहीं मिल सकती, यह फर्क है। ठीक है ना। सिविल सूट की स्थिति जहां तक है, तो पक्षकार की मृत्यु से सिविल सूट पर क्या असर आएगा यह आदेश 22 बताएगा। जब हम लोग पहुंचेंगे तब देखेंगे। लेकिन मोटे में समझिए, पक्षकार की मृत्यु हो गई और वाद कारण बचा हुआ है। ठीक है ना। अभी हमने कहा कि अगर पक्षकार की मृत्यु हो जाएगी और वाद कारण बचा रह जाएगा तो सिविल सूट समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर समाप्त ना हो तो कोई तो हो जो उस मृतक व्यक्ति, उस मृतक पक्षकार उसकी जगह पर आए। ठीक है ना। अन्यथा वाद में अभियोजन की और प्रतिरक्षा की कार्यवाही कौन करेगा? जो मर गया वो स्वर्ग से आकर, स्वर्ग गया होगा नहीं हो गया होगा वो एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी मान यही लेते हैं कि स्वर्ग गया, तो वहां से आकर बाद में कार्यवाही तो नहीं करेगा। तो कोई तो चाहिए जो इस मृतक पक्षकार की जगह आए और बाद की कार्यवाही आगे बढ़े। तो ऐसी दशा में इस मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वे इस मृतक व्यक्ति का सिविल सूट में स्थान लेंगे और उन्हें कार्यवाही करने की अधिकारिता यह होगी। तो जरूरी है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव जान लिए जाए कि कौन है। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति के लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकते हैं ये जानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब आप कहेंगे तो बड़ी आसान बात है। अरे भाई, जो व्यक्ति उसकी संपदा को पाएगा वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन बात इतनी आसान नहीं है। ठीक है। ये एक प्रकार है, ये एक प्रकार है कि मृतक व्यक्ति की संपदा का, मृतक व्यक्ति की संपदा का विधि में जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, सामान्य तौर पर उन व्यक्तियों को इस मृतक व्यक्ति का उत्तराधिकारी माना जाता है। यह सामान्य बात है। जैसे हिंदू लॉ हम लोग पढ़ते हैं, हिंदू पुरुष का, ठीक है, हिंदू मृतक पुरुष का उत्तराधिकारी कौन है? सबसे पहले श्रेणी 1 के उत्तराधिकारी, दूसरे नंबर पर श्रेणी 2 के उत्तराधिकारी, तीसरे नंबर पर कौन? गोत्रज, ठीक है, यानी ऑग्नेट, ठीक है ना। और चौथे नंबर पर बंधु यानी कॉग्नेट, ठीक है ना। ये उसके उत्तराधिकारी हैं। हिंदू महिला के उत्तराधिकारी तो फर्स्ट कोर्ट में आते हैं उसके पति और बच्चे, ठीक है ना। फिर आगे चलने लगता है जो भी स्थिति है। तो ये एक श्रेणी हुई कि मृतक व्यक्ति का कानून में जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं उसकी संपदा के दृष्टिकोण से, ठीक है, अर्थात उनके मरने पर उसकी संपत्ति जिन लोगों को मिल जाती है वे ही कानून में मृतक की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा बोला जा सकता है।
तो ये तो एक कोटि हुई विधिक प्रतिनिधियों की, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमने अपने उन विधिक प्रतिनिधियों को जो सामान्य दशा में मेरी मृत्यु होने की स्थिति में है, कानून में मेरी संपदा का प्रतिनिधित्व करते, उन्हें कुछ भी ना देकर किसी के पक्ष में वसीयत कर दी हो, ठीक है, और उस वसीयत की असलियत यही प्रश्नगत हो, ठीक है ना, उस वसीयत की असलियत यही प्रश्नगत हो। हमारा पड़ोसी है, वो मकान पर कब्जा कर रहा है, वसीयत मेरे नाम है, हम, ठीक है ना, उस सूट में पक्षकार बनना चाहते, क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने, जिसने मेरे नाम वसीयत की थी, उसके जीवन काल में ही उसके मकान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना, उसके जीवन काल में, जिसने मेरे पक्ष में वसीयत की, उसके जीवन काल में ही पड़ोसी ने उसके मकान पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, और इसलिए जिसने हमें वसीयत की उसने सिविल सूट फाइल किया था, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। अब नुकसान किसे होगा? हमें होगा, अगर मकान चला गया, ठीक है ना, मकान गया तो नुकसान किसे होगा? हमें होगा, ठीक है, और वो और हमें जिसने वसीयत की थी, उसके जो कानून में सामान्य तौर पर संपदा का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तराधिकारी, वो मिल गए, आपस में वो मिल गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो कुछ मिलना ही नहीं, वसीयत तो मेरे पक्ष में है, वो कह रहे हम तो आएंगे नहीं, ठीक है ना, और अगर इस वसीयतदार को नहीं मानेंगे, ठीक है, प्रतिनिधि किसका? मृतक का, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना, इसलिए यहां पर इस वसीयतदार को विधिक प्रतिनिधि मानना पड़ेगा, क्योंकि अब मृतक की संपदा का कानून के दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व करने वाला वसीयतदार ये हो गया, ठीक है ना। हालांकि अभी भी ये कहा जा सकता है कि वसीयतदार भी चूंकि मृतक की संपदा का कानून के दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए विधिक प्रतिनिधि वे ही होते हैं जो मृतक की संपदा का कानून में प्रतिनिधित्व करते हैं, अभी भी ये कहा जा सकता है। लेकिन स्थिति क्या है? प्रेमचंद की उस कहानी के समान है जो वसीयत उन्होंने लिखी, यानी हमने आपको नियुक्त कर दिया कि मेरे बाद मेरी इस वसीयत के मुताबिक मेरी संपदा अमुक अमुक लोगों में बांट दीजिएगा, ठीक है, और मेरी मृत्यु हो गई, हमने कोई सिविल सूट फाइल कर रखा है, ठीक है, और अभी संपदा बटी नहीं है, आप ही हैं, आप हैं। आप कौन है? तो आपके लिए नाम क्या आएगा? वसीयत का निष्पादक। आपका स्वयं वसीयती संपदा में कोई हक नहीं है, लेकिन आप निष्पादक हैं, ठीक है ना। न्यास हमने क्रिएट कर दिया, हमने आपको न्यासी बना दिया, ठीक है ना, हमने आपको न्यासी बना दिया। न्यासी स्वामी नहीं है, न्यासी संपत्ति को सुरक्षित रखेगा, किसके लिए? हिताधिकारियों के लिए। और न्यास संपत्ति पर मुकदमा शुरू हो गया, ठीक है ना, न्यास संपत्ति पर मुकदमा शुरू हो गया। न्यास संपत्ति है किसकी? हिताधिकारी की। उसकी देखरेख कौन कर रहा है? न्यासी, ठीक है ना। अब मुकदमा शुरू हुआ, तो ये जो न्यासी है या जो वसीयत का निष्पादक है, ये मृतक की संपदा का विधि में प्रतिनिधित्व करता हो ये व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। ये मृतक की संपदा का विधि में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, लेकिन ये मृतक की संपदा में दखलंदाजी कर रहा है, ये स्थिति है। ये दखलंदाजी कर रहा है क्योंकि हमने आपको निष्पादक नियुक्त किया, हम मर गए हैं, हमारी संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा चल रहा, निष्पादक हम बना के आपको गए वसीयत का, ठीक है, तो संपदा के संबंध में चल रहा मुकदमा, इसका मतलब
उत्तराधिकारी उसमें हितबद्ध हैं, उत्तराधिकारियों तक संपत्ति अभी गई नहीं, संपत्ति की देखरेख आपके पास है, तो आप मृतक की संपदा का विधि में प्रतिनिधित्व करते हैं, नो डाउट ऐसे व्यक्ति नहीं है, लेकिन मृतक की संपदा में दखलंदाजी करने वाले व्यक्ति आप हैं। ठीक है ना? और चूंकि अभी तक मृतक की संपदा उसके उत्तराधिकारियों तक नहीं पहुंची है, इसलिए वे लोग इस सिविल सूट में आ पाएंगे ऐसा नहीं लगता, और सिविल सूट में डे बाय डे व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा में उन लोगों के अतिरिक्त जो मृतक की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करते हैं, इन व्यक्तियों को शामिल किया जाना भी तर्क संगत और न्याय संगत प्रतीत होता है, जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करते हैं। उनका नाम न्यासी हो, उनका नाम निष्पादक हो, कुछ भी हो, लेकिन जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है उसे भी विधिक प्रतिनिधि माना जाना उचित होगा। ठीक है? अब तीसरी स्थिति, कुछ व्यक्ति हैं, हम लोगों ने ज्यूरिस्प्रूडेंस में व्यक्ति ये पढ़ा था, दो प्रकार के व्यक्ति हम लोगों ने देखे थे, प्राकृतिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति। आपसे कहा गया था कि पर्सनैलिटी आदमी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आदमी को व्यक्ति यह बनाना किसका काम है? कानून का। आदमी यानी मनुष्य ये ईश्वर बनाता है, लेकिन उसे पर्सन, ये व्यक्ति, ये कौन? कानून बनाता है। ठीक है? और इसकी हमने कहा दुनिया में तो सभी कुछ हो रहा है, बस आपको पता नहीं है, हो तो सभी कुछ ऐसे रहा। आपसे सिर्फ अपेक्षा क्या है कि आप जान ले फिर करें, इतनी ही अपेक्षा है। कर तो आप अभी भी रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसके बारे में जानते नहीं कि ये हम कर रहे हैं। ठीक है? और जो महापुरुष है वो ये जानते भी हैं कि हम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, बस इतना ही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं। ठीक है? तो आपका जो प्रतिनिधि की व्यक्ति की स्थिति है, ठीक है, व्यक्ति हमेशा कानून बनाता था, यह बात पहली बार ध्यान में कब आई? आपको बताया गया था ज्यूरिस्प्रूडेंस में कि नाटकों में रामलाल रावण बन गए। ठीक है? उन्होंने रावण का मुखौटा लगा लिया और फिर रावण जो कृत्य करता था वो उन्होंने करने शुरू कर दिया। ठीक है? और वे कृत्य उचित माने गए उस समय। वे रावण का व्यक्तित्व ओढ़ लिए, इसके मतलब व्यक्तित्व दिए जा सकते हैं और व्यक्तित्व लिए जा सकते हैं, इसका अर्थ ये निकला। फॉर द टाइम बिंग रामलीला में रावण का व्यक्तित्व रामलाल को दे दिया। ठीक है ना? फॉर द टाइम बिंग रामलीला खत्म हो जाएगी, रामलाल अपने व्यक्तित्व में वापस आ जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो दिया जा सकता है। इसका अर्थ यह निकल रहा है कि व्यक्तित्व दिए जा सकते हैं और व्यक्तित्व लिए जा सकते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तित्व दे देंगे किसी को अगर वो मेजॉरिटी, ठीक है, बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। कहां? संसद के निचले सदन में, अर्थात लोकसभा में। ठीक है? हम उसे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व दे देंगे, जिस दिन नहीं रहेगा, और 25 साल तक के लिए देंगे, उसके बाद ले लेंगे। इसका मतलब कानून व्यक्तित्व दे सकता है और कानून व्यक्तित्व ले सकता है, यह तय हो गया। तो कानून फिर किसी को भी व्यक्तित्व दे सकता है और किसी से भी व्यक्तित्व ले सकता है। ठीक है ना? फिर सीमा कहां बचती है? फिर तो सीमा खत्म। कानून किसी को भी व्यक्तित्व दे देगा और किसी से भी व्यक्तित्व ले लेगा। कानून ने दिवालिया से व्यक्तित्व ले लिया, कानून ने पागल से और अवयस्क से कुछ मामलों में व्यक्तित्व ले लिया। विकृत चित्त और अवयस्क संविदा नहीं करेंगे। ठीक है?
दिवालिया कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, वो न्यायाधीश के व्यक्तित्व को अर्जित नहीं कर सकता। ठीक है, तो कानून फिर किसी को भी व्यक्तित्व दे सकता है और किसी से भी व्यक्तित्व ले सकता है। ये सारे लोग प्राकृतिक दृष्टिकोण से, प्रकृति के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति हैं, लेकिन कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति नहीं है। ठीक है ना, कानून के दृष्टिकोण से व्यक्ति नहीं, अर्थात कानून जो अधिकार और कर्तव्य है व्यक्तियों के लिए सुरक्षित करता है, वे अधिकार और कर्तव्य इनके लिए नहीं है, इसलिए ये व्यक्ति नहीं है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रकृति, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति होंगे, और जो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यक्ति नहीं है उन्हें भी कानून व्यक्तित्व दे सकता है, क्योंकि जब कानून को ही देना है व्यक्तित्व और कानून को ही लेना है व्यक्तित्व, तो वो किसे व्यक्तित्व देगा और किसे नहीं देगा यह तय करना कानून का काम है, किसी और का नहीं। तो कानून प्राकृतिक व्यक्तियों को व्यक्तित्व, ठीक है, विहीन कर सकता है, प्राकृतिक व्यक्तियों से व्यक्तित्व ले सकता है, और जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है जैसे कंपनी और निगम, ये प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, निगम प्राकृतिक व्यक्ति थोड़ी है, कंपनी प्राकृतिक व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन इसे व्यक्तित्व दे सकता है। ठीक है ना, तो कानून ने निगम को व्यक्तित्व दे दिया। ठीक है ना, कानून ने कंपनी को व्यक्तित्व दे दिया। आपने कहा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, आता है खूब, उन्होंने कहा फलाने रामलाल प्रति भारत संचार निगम। ठीक है, इसका मतलब भारत संचार निगम व्यक्ति है, उस पर मुकदमा लाया जा सकता है और वो भी मुकदमा ला सकता है। ठीक, अब जब भारत संचार निगम पर मुकदमा आएगा तो भारत संचार निगम कोई व्यक्ति तो है नहीं प्राकृतिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो है कानून के दृष्टिकोण से, तो बाद में प्रतिरक्षा आखिर कौन करेगा? ठीक है, और अगर निगम व्यक्तित्व मुकदमा लाया है तो वाद का अभियोजन यानी वाद का संचालन ये कौन करेगा? उसके लिए तो प्राकृतिक व्यक्ति ही चाहिए। तो क्या कहते हैं कि जो निगम का एमडी होगा, ठीक है, उसके लिए व्यवस्था आएगी, आदेश 29 आएगा, 30 आएगा, 31 आएगा, फर्मों के विरुद्ध वाद, ठीक है, विकृत व्यक्तियों के विरुद्ध वाद, ये सारे कुछ आएगा, आदेश 32 आएगा, उसकी प्रक्रिया दी गई है। वहां मोटे तौर पर समझ लेते हैं कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो निगम का होगा उसे एमडी नाम से जाने, उसे मैनेजर नाम से जाने, किसी भी नाम से जाने, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, ठीक है ना, वो निगम के प्रतिनिधि की हैसियत से, निगम के प्रतिनिधि की हैसियत से निगम की ओर से बात का संचालन करेगा और निगम की ओर से वाद में प्रतिरक्षा करेगा। यानी एक्चुअल प्रतिनिधि, एक्चुअल कौन पक्षकार है मुकदमे में? निगम। ठीक है, निगम पक्षकार है, लेकिन वाद में जो पक्षकार बना दिखाई देता है वो कौन है? निगम का प्रतिनिधि, अर्थात उसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, जो निगम की ओर से काम करता है वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी। यहां वाद में पक्षकार बना दिखाई देता, और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम क्या है? रामलाल। ठीक है, तो रामलाल पर्सन डेजिग्नेटेड है। ठीक है, पर्सन डेजिग्नेटेड है, उनके लिए क्या कहा जाए? दे आर, ही इज ए पर्सन डेजिग्नेटेड। ठीक है ना, काहे के लिए? वाद में पक्षकार होने के लिए। रामलाल पक्षकार होने के लिए पर्सन डेजिग्नेटेड है, लेकिन पर्सन डेजिग्नेटेड क्यों है? इसलिए क्योंकि वो निगम के कार्यपालक अधिकारी हैं। अब रामलाल तो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, रामलाल मर जाएंगे। ठीक है, रामलाल तो मर जाएंगे, लेकिन रामलाल के विधिक प्रतिनिधि और हैं। ठीक है,
रामलाल के विधिक प्रतिनिधि और हैं। रामलाल के विधिक प्रतिनिधि कौन है? उनके पुत्र, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये हैं। ठीक है। लेकिन रामलाल जो कि कार्यपालक अधिकारी थे, ठीक है, उस कार्यपालक अधिकारी का विधिक प्रतिनिधि कौन है? अगला कार्यपालक अधिकारी जो कि श्यामलाल है। ठीक है ना, जो कि श्यामलाल है। ठीक। तो रामलाल की संपत्ति किसको जाएगी? उनके पुत्र को, उनकी पत्नी को। ठीक है। लेकिन रामलाल जो कार्यपालक अधिकारी थे, रामलाल जो कार्यपालक अधिकारी थे, उस कार्यपालक अधिकारी की संपत्ति किसको जाएगी? श्यामलाल जो अगले कार्यपालक अधिकारी हैं। ठीक है ना। तो ये सिविल सूट जिसमें निगम का कार्यपालक अधिकारी, ठीक है, प्रतिनिधि की हैसियत से पक्षकार बना हुआ था, ठीक है ना, इसका विधिक प्रतिनिधि कौन है? श्यामलाल। ठीक है। क्योंकि इस रामलाल के विरुद्ध जो वाद लाया गया था, या ये जो रामलाल वाद लाया था, ये विधिक प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया था, व्यक्ति की हैसियत से नहीं, ये प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया था। ठीक है। निगम के प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया था, और प्रतिनिधि की हैसियत से ही प्रतिरक्षा कर रहा था, रामलाल की हैसियत से नहीं। ठीक है। इसलिए विधिक प्रतिनिधियों की एक तीसरी श्रेणी यह भी आई है कि जबकि स्थिति यह हो कि कोई व्यक्ति किसी के प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया हो, ठीक है, या किसी के प्रतिनिधि की हैसियत से वाद में प्रतिरक्षा कर रहा हो, ठीक है, तो इस प्रतिनिधि की मौत होने पर, इस प्रतिनिधि की, व्यक्ति की नहीं, इस प्रतिनिधि की मौत होने पर इस प्रतिनिधि की संपदा, इस प्रतिनिधि की संपदा जिस पर न्यागत होगी, ठीक है, वो इस प्रतिनिधि का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। रामलाल जो निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, इनकी मृत्यु होने पर, ठीक है, रामलाल कार्यपालक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की संपदा किस पर न्यागत हुई? श्यामपाल। ठीक है। जो कि अब निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हुए। ठीक है। तो रामलाल जो, ठीक है, निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी होने के नाते अभियोजित हो रहे थे, अभियोजित कर रहे थे, उनका विधिक प्रतिनिधि कौन हुआ? श्यामलाल, जो अब मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। यही विधिक प्रतिनिधियों की 3 श्रेणियां हैं। आप डेफिनेशन देखेंगे तो वो कहेगा कि विधिक प्रतिनिधि के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं, कहेगा, देखिए, विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, पहली श्रेणी। ठीक है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है, यहां से इंक्लूसिव होने लगी डेफिनेशन, ठीक है, आता है जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करता है, क्योंकि दखलंदाजी करने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है। मृतक की संपदा में दखलंदाजी करने वाले लोग बहुत सारे हो सकते हैं। वे सहदायिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वे वसीयती संपदा के उत्तराधिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है, वे न्यासी भी हो सकते हैं। इसलिए उसने कहा, और इसके अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी करते हैं, दखलंदाजी करते हैं। ठीक है। और जहां कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाया है, रामलाल मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में वाद लाए थे, ठीक है ना, प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, अर्थात आप निगम पर मुकदमा लाना चाहते थे, लेकिन निगम चूंकि प्रतिरक्षा नहीं कर सकता था, तो निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रामलाल पर वाद लाए थे। ठीक है। जहां पर, या जहां किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में वाद लाया जाता है, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है। ठीक है ना। रामलाल के विधिक प्रतिनिधि नहीं, वहां वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर, किस पक्षकार के? जो प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया था, या जिस पर प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया गया था, उस पक्षकार के मरने पर न्यागत होती है, जो इस प्रकार वाद लाया था, या जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया था, और जिस पर इस प्रकार वाद लाया गया था, जो वाद लाया था इस प्रकार, वो कौन था? निगम का मुख्य कार्यपालक अधिकारी। वो रामलाल हो, वो श्यामलाल हो,
वो सीताराम हो कोई हो, ठीक है ना। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ये था। तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो होगा वो निगम का विधिक प्रतिनिधि माना जाएगा। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव 3 श्रेणियों के लोग हो गए। वे जो मृतक व्यक्ति की संपदा का विधि में प्रतिनिधित्व करते हैं, खूब आते हैं ये प्री में, खूब धड़ाधड़, ठीक है ना, खूब आते हैं। और इनका क्रम पूछा जाता है, विधिक प्रतिनिधि किसमें है, 2 10 में है, 2 8 में है, 2 9 में है, निर्णय चुनी किसमें है, डिग्रीदार किसमें है, खूब पूछा जाता है, ठीक है। जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि में प्रतिनिधित्व करते हैं, पहला, मृत व्यक्ति की संपदा में दखलंदाजी करते हैं, दूसरा। और जब किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि की हैसियत से वाद लाया जाता है या प्रतिनिधि की हैसियत से वो वाद लाता है, तो ऐसे पक्षकार के मरने पर, ठीक है, उसकी संपदा जिस व्यक्ति पर न्यागत होगी वो भी, ठीक है, इस प्रतिनिधि का विधिक प्रतिनिधि ये माना जाएगा, ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि टर्मिनोलॉजी कठिन है, हमें भी एलएलबी में इसने बहुत दुख दिया, समझ में नहीं आती थी, इसीलिए हमने इसको बहुत विस्तार से रखा आपके सामने। और खूब इंपॉर्टेंट है, खूब टिप्पणी सब में आती है, ठीक है। शेष कल बात करेंगे, देखेंगे।